सोचिए, भारत का एक पूरा राज्य और उसका नाम पड़ा हो एक आम सी इमारत के नाम पर। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कहानी है बिहार की। एक ऐसा नाम जिसकी जड़ें एक शब्द में हैं जो लगभग 1700 साल पहले इस जमीन की पहचान ही बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी जगह का नाम बस एक नाम ही होता है या उसके पीछे कोई कहानी, कोई बहुत गहरा इतिहास छिपा होता है। और जब बात बिहार की आती है तो इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। ये कहानी है आस्था की, ज्ञान की और एक ऐसे शानदार साम्राज्य की जिसकी बनाई हुई इमारतें इतनी ज्यादा मशहूर हुईं कि उन्होंने हमेशा के लिए इस जमीन का नाम ही बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें हमें ले चलती हैं उस धरती पर जिसे पुराने जमाने में मगध कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां से एक नया ग्लोबल आइडिया पैदा होने वाला था। और ये सब शुरू हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के साथ। अब देखिए, उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी का और शायद दुनिया के इतिहास का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 528 ईसा पूर्व में, वो भी बोध गया की धरती पर, जो उस समय प्राचीन मगध का हिस्सा था। यहीं पर उन्हें ज्ञान मिला। बस वो एक पल, वो एक घटना, और उसने मगध की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये इलाका, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, एक ऐसे जबरदस्त आध्यात्मिक आंदोलन का सेंटर बन गया जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक लहर नहीं थी। बहुत जल्द इसी विचार की नींव पर एक बहुत बड़े और अभूतपूर्व ज्ञान के साम्राज्य का जन्म हुआ। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 84,000, 84,000। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इतने स्तूप और मठ बनवाए थे। ये एक ऐसा निर्माण था जिसने जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और एक ज्ञान के केंद्र कोई मामूली जगह नहीं थी। ये इतने शानदार थे कि 7वीं सदी में जब चीनी यात्री हुएनसांग यहां आए तो उन्होंने नालंदा के बारे में लिखा कि इमारतें इतनी ऊंची थीं कि उनकी परछाई बादलों पर पड़ती थीं। ऐसा लगता था मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये उस दौर के ज्ञान की ताकत का प्रतीक थीं। और कहानी सिर्फ नालंदा पर खत्म नहीं होती। अरे गुप्त वंश से लेकर पाल वंश तक इस पूरे इलाके में तो जैसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज का एक पूरा नेटवर्क ही बन गया था। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये वो नाम थे जो पूरे एशिया से स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां ये सारी शानदार इमारतें, ये बड़े बड़े ज्ञान के केंद्र, सब मिलकर इस जगह को इसका आज का नाम देंगे। सवाल यह है कि आखिर इन सब का बिहार नाम से क्या लेना देना है। देखिए, इस पूरी पहेली का जवाब एक बहुत ही सीधे साधे शब्द में छिपा है, और वो शब्द है विहार। संस्कृत में विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, मतलब एक मठ। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। हुआ ये कि 12वीं सदी आते आते ये पूरा इलाका इन विहारों से, मतलब मठों से, इतना ज्यादा भर गया था कि जब बाहर से तुर्की आक्रमणकारी यहाँ आए तो उन्होंने इस जमीन को किसी राजा या वंश के नाम से नहीं पहचाना। उन्होंने इसे उसकी सबसे बड़ी खासियत से पहचाना और इसे कहा विहारों की धरती। उन्होंने इस पूरे इलाके को बस विहार कहना शुरू कर दिया। और फिर, जैसा कि भाषाओं में अक्सर होता है, धीरे धीरे लोगों की जुबान पर व की जगह ब ने ले ली, और इस तरह विहार बन गया बिहार। है ना कमाल की बात? कितना सरल, लेकिन कितना गहरा मतलब छिपा है इस नाम में। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर सुनहरे दौर का एक अंत भी होता है। ज्ञान और आस्था का ये जो अद्भुत केंद्र था, इसका भी पतन हुआ, और ये कहानी का एक बहुत ही दुखद मोड़ है। देखिए, इस शानदार युग का अंत किसी एक कारण से नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तरफ तो बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने इन ज्ञान के मंदिरों को जलाकर खाक कर दिया। दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर भी चीजें बदल रही थीं। पाल वंश जैसे राजा जो इन्हें सपोर्ट करते थे वो खत्म हो गए, तो पैसा और सुरक्षा मिलना बंद हो गया। साथ ही कुछ नए दार्शनिक विचार आए जिन्होंने बौद्ध धर्म को चुनौती दी, और धीरे धीरे ये विहार आम जनता से दूर होते चले गए। और ये बर्बादी कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है। कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी, जिसमें लाखों की तादाद में हाथ से लिखी किताबें थीं, आग लगने के बाद 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, 3 महीने तक। ये सिर्फ इमारतों की तबाही नहीं थी, ये सदियों से जमा किए गए ज्ञान की तबाही थी। तो हाँ, वो महान संस्थान तो खंडहर बन गए, लेकिन उनकी विरासत,
वो आज भी जिंदा है, उन खंडहरों के पत्थरों में, हमारी संस्कृति में, और सबसे बढ़कर उस नाम में, बिहार, जो आज भी हमें उस शानदार दौर की याद दिलाता है। आज देखिए, महाबोधि मंदिर और नालंदा के खंडहर दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जो बुद्धिस्ट सर्किट है वो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2014 में नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ उस महान ज्ञान परंपरा को फिर से जिंदा करने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश की गई है। तो एक तरह से देखें तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन एक नए अंदाज में। जहां पुराने नालंदा ने 700 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया को रास्ता दिखाया, वहीं आज की मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी उसी विरासत को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा और साहसी कदम है। तो अगली बार जब भी किसी जगह का नाम सामने आए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या पता उसके नाम में भी बिहार की तरह सदियों का इतिहास, एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी छिपी हो। हमारे चारों ओर जो जगहों के नाम हैं, उनमें न जाने और कितनी ऐसी कहानियां दफन हैं।